ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं और बाज़ार की बात करते हैं आशीष। बड़ा सवाल ये है, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अब ये जो 3 दिन की रैली हुई है इसके बाद अब ट्रेंड क्या है। एक चीज़ जो मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ और मैं 3-4 दिन से मेंटेन कर रहा हूँ कि भले ही हम इस मार्केट में अब एक कॉन्ट्रा लॉन्ग की बात कर रहे हैं और कैरी करने की बात कर रहे हैं, बाज़ार का बड़ा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। और बाज़ार में मेरा ये मानना है कि जो रीसेंट लोज बने थे वो एक बार फिर रिविजिट होंगे और शायद टूटेंगे भी। लेकिन ये कमेंट्री कब बदलेगी हमारी, जब निफ्टी 23,650 या उसके थोड़ा और ऊपर बंद हो जाए 2-3 दिन। अगर ये होगा तो फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में एक शायद फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत हुई है। अभी के लिए ये जो बाज़ार में रैली चल रही है इसको आप एक प्योरली काउंटर ट्रेंड रैली की तरह देखें। और एक चीज़ समझ लीजिए, शॉर्टिंग भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े बेयर्स होते हैं, वो वन लाइन में नहीं करते हैं। उन्हें भी नए प्लेयर्स चाहिए, बीच बीच में वो भी अपने पोजीशन बुक करते हैं, नए प्लेयर्स को सेक इन करते हैं और उसके बाद वापस मार्केट में डिक्लाइन आती है। जैसे बुल्स करते हैं वैसे ही जब बेयर्स का टाइम आता है तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो अभी इस रैली को आप इसी तरीके से अप्रोच करिए कि एक काउंटर ट्रेंड रैली है। एक गलती जो इस रैली में नहीं करनी है वो है अपने स्टॉक सिलेक्शन में गलत स्टॉक्स में फंसने की गलती नहीं करनी है। जो जिनमें आप अभी ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनमें फॉर एग्जांपल एवरेजिंग करने की गलती वो नहीं करनी है आपको। जहाँ से आप गलती से हाई में फंसे हैं, ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जो अपने हाई से 40% नीचे होंगे, उनको इस मूव में एवरेजिंग करने की गलती मत करिए। हाँ, अगर निफ्टी 23,650 के ऊपर कुछ समय बिताए तो हम कहेंगे कि शायद एक ट्रेंड बदल रहा है। और एक और चीज़, अगर कंफर्मेशन मिल जाए ना कि ट्रेंड बदल गया है तो बड़ा खरीदें। फिर बड़ा खरीदें। फिर भले ही 10% आपको महंगा लेना, 10% तो ज़्यादा हो गया, 5-6% महंगा लेना पड़े भले ही, लेकिन एक कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद आप भले ही बड़ा खरीदें। और एक बात, अगर मार्केट आपको हिंट दे तो वापस शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें। इस मार्केट में परमा बुल या परमा बेयर बन के ना किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ना ही रिटेल का फ़ायदा होगा। तो इसके लिए अगर रीसेंट लो टूटे, खासतौर से 23,050, 23,060 पर हैं वो, तो 22,000 का रास्ता खुलेगा लोअर लेवल पर। तो इसके लिए इस बाज़ार में, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप एक तरफा व्यू मत रखिए, दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहिए। और एक चीज़ समझ लीजिए कि इस मार्केट में अभी भी बदला कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइसेस नीचे आए हैं, वरना अदरवाइज मार्केट में कुछ भी नहीं बदला। जिन कारणों से हम गिरे हैं उन कारणों में अभी कुछ भी बदला नहीं है। ग्लोबल मार्केट जरूर थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट की वजह से पहले भी नहीं गिरे थे। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी हाँ देखिए, फ्रेजाइल सी, अनसर्टन सी ये रिकवरी है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा अभी भी। मैं ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल मूड पे आऊं उससे पहले आज अपने डोमेस्टिक संकेत, और आपने जब वो चारों दिग्गज नतीजों की बात छेड़ दी थी तब कहा था कि थ्रेडबेयर आगे डिस्कस करूंगा। ग्लोबल से पहले मेरे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने नतीजे और उस पर रिएक्शन कैसा लाइकली हो सकता है, यही कर लेते हैं डिस्कस। बिल्कुल, इससे मैं कह रहा हूँ 4 का चौका, क्योंकि आज हम हमारी खुद की सेगमेंट भी है और हम 4 नंबर्स पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर 4 का चौका की। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैसा रिलायंस ने देखिए अच्छे नंबर्स पेश किए। O2C और रिटेल इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और टेलीकॉम और ऑयल एंड गैस ये उम्मीद के मुताबिक रहा। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6.6% बढ़ा है आशीष। कंसोलिडेटेड EBITDA 8% बढ़ा है यहाँ पर। कंसोलिडेटेड मार्जिन 18.3% पर आए हैं वर्सेस 18.1%। मुनाफा 7% बढ़ा है। यतिन का पोल एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुनाफा गिरेगा, और अच्छा खासा बढ़ा है, ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा बढ़ा है। 7% कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़ा है यहाँ पर, 18,540 करोड़ पर आया है वर्सेस 17,265 करोड़। और 7.4% बढ़कर ये लिखिए इसमें। रिलायंस के मामले में देखिए नतीजे भी अच्छे हैं और पोजीशनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। थोड़ा सा चला है स्टॉक लोअर लेवल से, कल डे हाई पर बंद हुआ है। अभी देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अदरवाइज नंबर्स का रिएक्शन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव आना चाहिए। एक बार फिर डिस्क्लेमर प्ले कर देते हैं, लेकिन देखिए अब एट द एंड ऑफ द डे बिगर स्टॉक है तो उसको हमें डिस्कस तो करना पड़ेगा उसके नंबर्स। अब बात करते हैं हम इन्फोसिस की। अच्छा, इन्फोसिस के केस में हमारे पास एक एडवांटेज होती है। इन्फोसिस के केस में ना हमारे पास मार्केट रिएक्शन होता है, तो हम थोड़ा सा लिबरल साउंड कर सकते हैं। हम मतलब बोल सकते हैं कि देखिए इन्फोसिस के केस में ये सीन है। यही अगर आपने कल 4 बजे बोला होता तो अलग बात होती। अच्छा, इन्फोसिस के नंबर्स हर पैमाने पर बीट है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है।
प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए Q3 रेवेन्यू ग्रोथ 0.9% हम फ्लैट एक्सपेक्ट कर रहे थे, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.7% हम 1% एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया। FY25 का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस जो उन्होंने बढ़ाया है 3.75 to 4.5 से बढ़ाकर 4.5 to 5 किया है, मार्जिन गाइडेंस उन्होंने सेम रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका में ना BFSI सेगमेंट में डिस्क्रिशनरी डिमांड बढ़ी है, ये इनकी स्टेटमेंट थी। मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट को मार्केट ने थोड़ा नेगेटिवली लिया है। TCS के केस में आपको याद होगा, TCS ने कहा था कि हमने अक्रॉस वर्टिकल्स ग्रोथ देखी है, BFSI इंप्रूव कर रहा है, सबको पता है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज़, इस साल में TCS 9% और इन्फोसिस इस साल में नहीं, एक्चुअली पिछले 12 महीने में, एक्चुअली 12 महीने में कर दीजिएगा इसको, 12 महीने में TCS 9% और इन्फोसिस 18% चढ़ा। इस साल तो ये तो अभी 16 दिन हुए हैं, मैंने गलती से लिख दिया था, इसको चेंज कर दीजिए, 12 महीने कर दीजिए। तो ये हुआ है इन्फोसिस के केस में और TCS के केस में। और अगर आप इसकी इम्प्लाइड रेवेन्यू ग्रोथ देखें Q4 की इस गाइडेंस के हिसाब से, तो भी वो माइनस है, -2 to -0.5%। तो क्यों खुश होना है इसको लेकर? वैल्यूएशन भी अब इन्फोसिस के 26 टाइम्स पर है, 26 टाइम्स पर जगह नहीं है इन्फोसिस के केस में। हाँ, लेकिन और इनकी कमेंट्री भी उतनी बुलिश नहीं है जितनी TCS की थी। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आज अगर ये ADR वाला परफॉर्मेंस मिरर करेगा, 5-6% नीचे खुलेगा, तो कुछ लोग बाय जरूर करेंगे। लेकिन आपको पिछला क्वार्टर याद होगा, पिछले क्वार्टर में भी स्टॉक गिरा था और उसके बाद लगातार गिरता गया वो स्टॉक, और इन्फोसिस के केस में ये होता है। तो इसको ट्रेडिंग प्ले की तरह से मत देखिए इन्फोसिस को। ये मेरे ख्याल से आपको अगर 1700-1750 के जोन में मिले आशीष, तो वो बहुत अच्छा जोन होगा। अब पता नहीं 1700-1750 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वहाँ तक एक बार जाने का रिस्क ओपन हुआ है, स्पेशली ADR परफॉर्मेंस देखने के बाद। अब आइए एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक के केस में प्रॉफिट 6071 करोड़ से बढ़कर 6304 पर, NII 12,532 करोड़ से बढ़कर 13,606 करोड़ पर। आप कह सकते हैं कि अनुमान से कम थे। ग्रॉस NPA थोड़ा बढ़ा है, 1.44 से 1.46, नेट NPA भी 0.34 से बढ़कर थोड़ा सा 0.35 पर आया है। प्रोविजनिंग घटी है यहाँ पर। NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% से घटकर 3.93% पर आया है, जो कि 10 क्वार्टर लो पर है NIM। डिपॉजिट और लोन ग्रोथ दोनों करीब करीब 9% की ग्रोथ है दोनों में, लेकिन ये दोनों भी करीब करीब 15 क्वार्टर लो पर हैं। लेकिन एक्सिस बैंक के केस में ये सब भाव में है, इसमें मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कोई रॉकेट साइंस है, सबको पता ही है। तो इसमें इस लेवल पर मुझे नहीं लगता नेगेटिव होने में कोई सेंस है। अगर गैप डाउन हो तो शॉर्ट बिल्कुल मत करिए, पहली बात। आपको लॉन्ग नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल मत करिए इन लेवल्स पर। फाइनली हैवेल्स, और हैवेल्स में मैं थोड़ा सा ना, जैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैंने 4-5 लोगों से बात की, मार्जिन में मिस है, बिल्कुल मिस है। 9.8% से घटकर 8.7% पर आया है। लेकिन एक होता है पोल, एक होता है विस्पर नंबर जो स्ट्रीट में घूमता है। कई बार स्टॉक उसके ऊपर रिएक्ट करता है। विस्पर नंबर इससे भी खराब था जो स्ट्रीट में घूम रहा था, तो उस हिसाब से प्लस केबल और वायर वाला जो बिजनेस है उसके नंबर ठीक ठाक लगे मुझे, तो इसके लिए। लेकिन स्टॉक हो सकता है यहाँ से ज़्यादा ना गिरे, यहाँ से एक बार के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है लोअर लेवल से 5 से 10% की रैली भी हो सकती है हैवेल्स के केस में। तो ये थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस इन चारों नंबर्स का। बहुत बढ़िया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। डोमेस्टिक क्यूज खुलते ही नंबर्स पर रिएक्शन की तैयारी हो रही है, और थ्रेडबेयर वो सारे क्वार्टरली नंबर्स डिस्कस्ड। आगे ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो भी लेकर आ जाएंगे आपके सामने, तो कवरेज पूरा हो जाएगा। अब आइए ग्लोबल संकेतों, ट्रेड सेटअप और आज की फिर हमारी निफ्टी बैंक की रणनीति की तरफ। पहले हॉर्मास के पास चलते हैं ग्लोबल मूड की मैपिंग के लिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 50 पॉइंट 60 पॉइंट यानी कि 1/4% दबाव के साथ हम आज अपने कामकाज की शुरुआत करेंगे। मूड ऐसे ही है। एशिया मिला जुला ट्रेड कर रहा है। यूएस से कल हैंडओवर जो था वो भी थोड़ा सा पस्त था, 1/4 से 3/4% दबाव था। 3 दिन चलने के बाद डाउ मामला ठंडा पड़ गया। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली ठंडे पड़े। तो जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है लार्जली वैसे ही दुनिया का मूड है। पर कुछ इंपॉर्टेंट संकेत आने थे कल। यूएस में रिजल्ट, जॉबलेस क्लेम, रिटेल सेल्स वगैरह वगैरह, और बाकी भी ग्लोब के सारे समीकरण हमारे लिए कैसे बैठ रहे हैं ये जान लेते हैं। हरमास, गुड मॉर्निंग, कैसा है मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और पहले अच्छी खबर सुना देता हूँ कि चीन से जो अच्छी खबर आई है कि उनका जो लक्ष्य था 5% की ग्रोथ का, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। ये ऑफिशियल डेटा वहाँ से आया, तो अब ऑफिशियल GDP का जी, और मगर वो ऑफिशियल डेटा है, तो अब वो ऑफिशियल डेटा को आप कितनी अहमियत देना चाहते हैं, वहाँ के तो बाजार देंगे ही, मगर आप कितनी अहमियत देना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ पे ऑफिशियल गड़बड़ करते हैं नहीं, वो चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी जो उनके डेटा जो आते हैं वो
Q4 की जो जीडीपी थी वो 5.4% पर आई है, जबकि अनुमान 5% के थे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा जो आया है वो 6.2% बढ़कर आया है दिसंबर के महीने में, जबकि अनुमान जो थे वो 5.5% के आसपास थे। और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा जो है वो अप्रैल के बाद का सबसे बेहतर आंकड़ा चीन से निकल कर आया है। और रिटेल सेल्स भी 3.7% आई है दिसंबर के महीने में, जबकि अनुमान 3.6% के थे। तो ये तो अभी अच्छी खबर चीन से आई है। यूएस के सेशन में कल सारे मार्केट बेंचमार्क इंडिसेस जो है सारे पॉज मोड में थे, क्योंकि अब जो है फोकस डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन पर जा चुका है, सोमवार को जो होने वाला है। तो कल थोड़ा सा 3 दिनों की रैली के बाद एक ब्रेक बाजारों ने कल वहाँ लिया, मगर एप्पल के शेयरों में कल बिकवाली देखने मिली, और जिस वजह से नैस्डैक में दबाव था और नैस्डैक ने कल अंडर परफॉर्म करा और एप्पल 4% गिरा था कल। और बाकी के भी बिग टेक के शेयर है, टेस्ला, एनवीडिया, अल्फाबेट वगैरह, उन सब में भी कल गिरावट देखने मिली। बड़े बैंकों के नतीजे अब कंप्लीट हो गए, वहाँ मॉर्गन स्टैनली का मुनाफा दुगना हुआ है और शेयर भी कल अच्छा किया। मगर बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे अच्छे थे, मगर सेंटिमेंट इस तरह का था कि स्टॉक जो है वो 1% नीचे जो है वो जाकर बंद हुआ। डॉलर में गिरावट जारी है, अब जो 110 के पार निकल गया था वो अब 109 के नीचे आ गया है डॉलर। और तेल की कीमतों में भी थोड़ी सी गिरावट कल देखने मिली थी, क्योंकि इन्वेंट्रीज़ गिरने के बावजूद कल तेल की कीमतों में गिरावट थी। अब फेड के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ये कह रहे हैं कि पहली जो छमाही है 2025 की, उसमें ब्याज दरें कट सकती है, बशर्ते कि महंगाई इसी तरह गिरती रहे। तो जो 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो थी मार्च के महीने में जो 20% तक गिर गई थी, वो फिर से बढ़कर 33% हो गई है, और मई की प्रोबेबिलिटी बढ़कर 45% हो गई है। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा तो के अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर था, मगर 4 वीक एवरेज जो है वो अप्रैल से सबसे निचले स्तर पर है, तो वो एक अच्छा संकेत था। रिटेल सेल्स भी ठीक ठाक ही थे। आज जो है यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आना है, मगर ब्लैक रॉक ने अपनी एक नोट में कहा है कि नतीजे अगर अच्छे आए भी तो एक सस्टेन्ड रैली होगी, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। चिंता इस बात की नहीं है कि रिजल्ट बीट्स कैसे रिवॉर्ड होंगे, मगर चिंता इस बात की है कि रिजल्ट जो मिस होंगे, जो कमज़ोर होंगे, उनकी किस तरह से पिटाई होगी, ये ब्लैक रॉक की चिंता है। तो हैंडओवर फिलहाल के लिए तो पॉज मोड में है, कॉशियस है, क्योंकि सारी नज़रें जो है अब मंडे पर आ चुकी है। मंडे को है ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन, बेसिकली गद्दी संभाल लेंगे, ओवल ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है, ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन एक कारोबारी सत्र दूर है और बजट 10 कारोबारी सत्र दूर है। बहुत इंटरेस्टिंग आगे वाले सेशंस खड़े हैं अपने लिए। पहले तो लेकिन आज का ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लिया जाए। 3 दिन से हल्के हल्के गेन्स ईक आउट कर रहे हैं अपन लोग, तो स्टेबलाइज हो रहा है मामला। ऐसे में समीकरण अच्छा, तीनों दिन जब चले नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज निगेटिव थे, जब नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज पॉजिटिव थे तो गिरते थे बाजार। अच्छा पैसा ले जाए। सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सेंटीमेंट का खेल। हाँ, सेंटीमेंट का खेल है, यस। अब कल जैसा आपने बोला, कल डीआईएस को उतनी बाइंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ। एफआईएस ने खैर बेचा, और एफआईएस का कांस्टेंट हो गया 4300 करोड़ का सेल नंबर। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, एफआई के नंबर ग्रॉस वॉल्यूम पिक ही नहीं हो रहे हैं, पिक हो ही नहीं रहे हैं। 11, 12, 15 में घूम रहे हैं। 11, 12, 15 हज़ार करोड़ पे घूम रहे, जो 30 हज़ार करोड़ के होते थे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं वैसे, बाय द वे, एक क्यू में ऐड करना भूल गया, मंडे को यूएस मार्केट बंद होंगी, क्योंकि मंडे को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बर्थडे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में भी ये थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड मनाने की तैयारी हो रही होगी। तो खैर वो मंडे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्यों, लेकिन फिर भी सोचा अप फ्रंट बता दूँ। हमारी इतनी छुट्टियाँ खाई गई हैं, वहाँ पर तो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ मिल रही हैं। चलिए वो बार्स दिखा दीजिए ज़रा एफआईएस और डीआईएस के, वो आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ये डीआईएस की बाइंग है, लगातार बाइंग है डीआईएस की, उसके सामने एफआईएस की सेलिंग है। कॉन्स्टेंटली 4000 करोड़ तो नॉर्म बन गया, बस एक ही दिन 2200 करोड़ था, और बाकी 2 दिन तो हमने 7000 और 8000 करोड़ भी देखा था। अब पोजीशनिंग पर आ जाइए। पोजीशन वही है, क्लाइंट्स लॉन्ग हैं, और हालांकि वो थोड़े से लॉन्ग्स कट कर रहे हैं। एफआई शॉर्ट है, और कल एफआईएस ने वापस शॉर्ट ऐड करें, एक बार वो टेबल में दिखाई देगा आपको। कल क्लाइंट्स ने रैली में थोड़ा सा निकलने की कोशिश की, 9000 लॉन्ग निकले, एफआईएस ने कल शॉर्ट ऐड करे 6700। इंडेक्स फ्यूचर्स में 880 करोड़ की सेलिंग की कल एफआईएस ने, और 3-4 दिन की बाइंग के बाद स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है। 4600 करोड़ की सेलिंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 900 करोड़ की सेलिंग हुई, बैंक निफ्टी में करीब 40 करोड़ की सेलिंग हुई। और अगर आप उसका ट्रेंड देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में 2-3 दिन से जितने मूव्स आ रहे हैं उसके हिसाब से नंबर्स नहीं आ रहे हैं। अब एफआईएस की पोजीशनिंग वापस आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट कल वापस शॉर्ट ऐड हुए। वो जो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो जो चार्ट व्यू वाला आता है, वो देखिए, वो हॉकी स्टिक बनने की उम्मीद कल फिर गई, वो वापस नीचे घूम गया।
तो और नेट शॉर्ट भी हम वापस पीक पर पहुंच गए, 2,97,000 शॉर्ट पर आ गए हम वापस। टेबल दिखा दीजिए, 16.86%, वो 295 था हमारा अब तक का पीक, इस महीने का पीक। अब हम 297 पर आ गए वापस। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े डिस्कस करने का मतलब नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी थी। इंडिया विक्स पर आते हैं, 1.36% इंडिया विक्स ऊपर बंद हुआ और 15.46 पर आया। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा, 1.01 पर आया वर्सेस 0.82। बैन में ना कोई नया शेयर आया, ना ही बैन में से कोई स्टॉक बाहर निकला। तो ओके, अगली बात ये भी लिख दिया करेंगे हम कि बैन से कोई बाहर भी नहीं आया, ये भी ज़रूरी है। और जो ऑलरेडी बैन में बरकरार है वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये तो ठीक है, सेटअप में कुछ नहीं है, मतलब आप जो पढ़ना चाहें अपने हिसाब से पढ़ लें। ठीक बात है। तो थोड़ा सा ये समीकरण बैठ रहे हैं ग्लोब के, और हमारा खुद का ट्रेड सेटअप जैसा खड़ा है वो आपकी स्क्रीन पे बड़ी तरीके से प्रेजेंटेड। कल का निफ्टी स्क्रीन पर है अपने लिए 350 से 450, वो ऑप्शंस का जोन, वो 10 डेमा, वो एक पहला रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस बैंड पे आके मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। कल सुबह चर्चा हुई थी कि परसों जो BTST उठाए थे, खुलते ही मुनाफा वसूल लीजिएगा, और जहां खुले थे वहीं दिन के हाईज थे भारतीय बाजारों के। जब खुले थे तो 250 पॉइंट का बढ़िया गैप मिला था, और यह तक मेंशन हुआ था कि अगर 350 के ऊपर टिक रहे हैं सेशन में, तब तो मन बनाइएगा तेजी वेजी का। बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी कल प्ले आउट हुआ वैसे ही स्क्रीन, जबकि बहुत बढ़िया ग्लोब के समीकरण थे। वो खुलते मुनाफा बांध लेना भी अकलमंदी की स्ट्रैटेजी बैठी। ऐसे में आज फ्राइडे का दिन, अप्रोच क्या रखी जाए निफ्टी पे, क्या वॉच किया जाए? देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात है वहाँ पर आशीष एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने ठीक है BTST वाले लोगों को कहा था कि कल बुक करिए कल, लेकिन क्लोजिंग में एक व्यू ये लिया गया था कि एक दिन और आप फ्रेश लॉन्ग अगर लेके जाना चाहते हैं तो करिए ट्राई। ओके, उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको एड्रेस करते हैं। हम 55 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं और कल के लो के नीचे खुल रहे हैं। एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप पहले 10-15 मिनट देख लें, अगर आपको लग रहा है कि वीकनेस बढ़ रही है तो 60-70 पॉइंट का जो भी लॉस है वो लेकर निकल जाए, ठीक है। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 23,272 पर, कल का लो, उसके हम नीचे खुलने वाले हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 4 दिन से हायर लो की बात कर रहे हैं। अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम खुलते ही लोअर लो बना देंगे कल के मुकाबले, तो एटलीस्ट अगर ऐसा हुआ तो फिर बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 23,130 से 23,150 का, जो कि पिछले 2 दिन के लोज रहे थे, क्योंकि उसके बाद सीधा फिर 23,050 जो आपका अब तक का लो रहा है स्विंग में। तो देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको। पहले मिलेगी 23,400 से 23,500 पर, जहाँ पर कल का हाई है और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और फिर 23,500 से 23,600 ऑप्शन राइटर्स है, जहाँ पर फ्रेश ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, पहली बात तो आप पहले घंटे में मत कूदिए, क्योंकि 4 बड़े स्टॉक्स का रिएक्शन आना है। हेवेल्स भले निफ्टी का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट मूविंग है, तो पहले तो उनको आप देख लें। 4 बड़े नंबर्स के रिएक्शन पर पहले 1 घंटे का मामला सुलझ जाने दें। अगर लॉन्ग कैरी करें हैं आपने पुराने वाले, मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, तो 23,130 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें सिस्टम में, क्योंकि अगर वो टूट गया तो दिक्कत है। अगर आपको नई ट्रेड लेनी है तो वेट करें, गिफ्ट निफ्टी नीचे बता रहा है। अगर ये नीचे खुलने के बाद आप 23,300 के ऊपर सेटल हो जाएं, 15-20 मिनट बिता दें उसके ऊपर, तब एक लॉन्ग ट्राई करें डे लो के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में डे लो आपका स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 23,130 टूटे तो आप शॉर्टिंग के लिए भी तैयार हैं। तो थोड़ी सी अप्रोच जो है ना, मैं कह रहा हूँ वन साइडेड मत रखिए, दोनों साइड की ट्रेड्स के लिए तैयार रहिए, डिपेंडिंग ऑन मार्केट क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक। यह है निफ्टी का फ्राइडे का अप्रोच। निफ्टी बैंक रह रहे के थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश, कल भी बढ़िया सेशन था। वैसे अब तक इस हफ्ते अगर निफ्टी आधा % गिरा है तो निफ्टी बैंक 1.25% तेजी दिखा रहा है। ऑफ लेट आपने देखा होगा 1-2 सेशन बहुत अच्छे गए निफ्टी बैंक के। ऐसे में कुछ भरोसा बढ़ रहा है या अभी भी ये वीकर पॉकेट ही है इससे वीज़ावी निफ्टी? देखिए, निफ्टी बैंक पर मैं अभी वही रहेगा जो 2-3 दिन पहले भी था। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको इतना ट्रैप करेगा, कोई नहीं ट्रेड कर सकता है इस इंडेक्स को। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कहने में अच्छा लगता है सिर्फ। कल भी किसने पैसा बना लिया होगा निफ्टी बैंक में, सिर्फ वो जो होता है ना स्क्रीन के जीनियस या ट्विटर के जीनियस जो होते हैं, जो मतलब बोलते हैं कि देखिए हमने ये लेवल पे ही बाय किया था, वही पैसा बना रहे हैं। कोई नहीं बना रहा। हाथ दिल पे हाथ रख के पूछिए, बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बन रहा है। ऐसे में दूर रहिए ना बैंक निफ्टी से। वैसे भी एक्सिस बैंक कैसे रिएक्ट करेगा, उसके चलते ICICI बैंक कैसे रिएक्ट करेगा, आई थिंक ये 2-3 सवाल होंगे, इस पर फोकस करिए आप। और बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें आज पॉसिबल है आशीष कि 1-1 घंटे में आपको 500-800 पॉइंट के स्विंग मिले। ये पॉसिबल है, इस तरीके का इंडेक्स है।
इसमें आप क्या ही स्टॉप लॉस लगाएंगे? ये लॉजिकल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में दोनों तरफ हज़ार पॉइंट दूर है, आप लगा सकते हैं क्या? एक छोटे से एक लॉट में भी 20-25 हज़ार का लॉस हो जाएगा अगर वो स्टॉप लॉस लॉजिकल स्टॉप लॉस लग जाए तो इसके लिए कुछ समय के लिए दूर रहें बैंक निफ्टी से। ये रिटेल को इस समय फंसाने वाला इंडेक्स है। जब इसका ट्रेंड बदलेगा, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा, तब हम बात करेंगे इसके। अभी ज़बरदस्ती के लिए मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि उससे लोग फंसेंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ बेसिकली। बिल्कुल ठीक। और ये हमेशा से पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है कि निफ्टी बैंक ट्रेड लाइक है नहीं, समीकरण बैठ नहीं रहा और निफ्टी बढ़िया ट्रेड दे भी रहा है। जो बातचीत हो रही है वैसे के वैसे ही बिहेव करता हुआ। पैनल रेडी हो रहा है। फ्राइडे के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आने लगेंगे, पर उनके पास थोड़ी देर से चलेंगे। पहले आज के बिग स्टॉक्स। स्टिंग प्ले आउट करिए नेक्स्ट।